मेरे ससुर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करते। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं अपने ससुर को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पतिदेव घर पर नहीं थे तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरे पति का नाम अविनाश है, लेकिन उसे सब लोग प्यार से अमित बुलाते हैं और हम चंडीगढ़ की रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं से सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 5 ही दिन गुजरा था। मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वह मेरे पति अमित को एक आवाज देते तो मेरे पति की तो जैसे रंग ही उड़ जाती थी। एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वह कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बदवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वह वाकई रहते थे। चौथा दिन था कि जब सुबह ही सुबह अमित ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएं। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने अमित को पुकारा था तो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे न होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फुटरी पहुंच सारे के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वह ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहां कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को, और इन 3 दिनों में मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी जी। इस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे, लेकिन अमित ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 4 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अमित जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफी चाहता हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज नहीं किया था। अमित तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वहीं करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई मैंने पूछा, जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जबान फेरी कहने लगे, दूध दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो।
घर में। अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूं। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म गर्म दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब अमित घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे वही ससुर है जो 3 दिन से अमित को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से अमित से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट आ लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही है, यहां बैठना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। यह कहकर ससुर ने ठंडी आह भरी। मुझे अब और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का फैंसी ड्रेस पहना था बड़ा जम रहा था, तुम पर आज शाम वही पहन लेना। यह सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। यह फरमाइश तो अमित को मुझसे करनी चाहिए थी ना, कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे सर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब अमित ऑफिस जाता तो मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जबान फिरने लगता। फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता। कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अमित से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वह तो अपने बाप के सामने एक शब्द नहीं बोलता था। बस सर झुकाई जी, पापा ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी, और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अमित से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। अमित थे, कहने लगे, रवीना दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो। अमित की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे
मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि अमित गुस्से से भरा उठा। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो, तुम अभी 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने यह बात कह दी है, पूजा आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ा कर तुम्हें विदा कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ा था। मेरे पापा पहले से ही 7 बेटियां थीं और वह शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना। अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बिन बात की गुस्ताखियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त अमित जीतने गुस्से में थे। मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, अमित, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी मां से जाकर बात करूंगा। उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी। यह कहकर वह गुस्से से वहां से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। अमित कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से न 10 मेंबर का बो है जो तुमसे संभाल नहीं जाता? अरे मेरे एक ही तो बाप है ना, मां है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूं उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं? मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। ऑफिस से थका हारा आता हूं और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, न कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अमित ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो मेरा। यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ अमित ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? यह बाप की उम्र शादी करने की क्या? मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा, यह कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 60 साल है, कब्र में पांव है, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप ने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और मां दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली मां को संभाल लोगी। देखो, यह घर और बिजनेस भी सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। इस घर से पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूं। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए।
अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और माया के जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी कि फौरन से अमित की आवाज आ गई। कहने लगा, पूजा बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बनाकर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन अमित ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा, तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। अमित का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होंठ बंद कर लिए थे। अमित जब ऑफिस चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी, तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वह चाह कर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसीलिए मैंने किसी अमीर घर आने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की। कहीं वह मेरे बेटे को उड़ाकर ही ना ले जाए, इसलिए तुम्हें लेकर आया था। क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं है कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने अमित का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। अमित यह सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गर्भ भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 2000 निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया। कहने लगा, यह लो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूं, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि अमित मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो ना। चाहते हुए भी मैंने 2000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी। जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चुन लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रूप पर बहुत खुश हूं। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं अमित को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था। लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं। उनको चाहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है। और मां बेटे में भी मेरी इस बात पर अमित भड़क गए। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था।
मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय इश्के की पापा के दिल में जगह बनाओ तुम हर बात पर एतराज करती हो। वह धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। कहने लगा कि शुक्र करो कि पापा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सर पर फिर ऊंडी उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं पूजा, अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमित, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर डोर बेल बजी थी। फिर शोर की आवाज आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है, वह भी अपनी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी थी और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि अमित का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहां वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर अमित ने भी कहा कि पापा गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह हो चुका है, कमलेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र की कि अब घर में अकेली मैं नहीं हूं। मेरी देवरानी काफी खुश मिजाज और बानी किस्म की लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। कमलेश अमित के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे मांगा करें। कमलेश भी यह सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जी आज अब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पूछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे पापा की आदत बड़ी अजीब लगती है। अजीब नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं जिसे सुनकर मेरे कानों की लो तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो कमलेश से बात करूंगी। वह तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि यह दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टाले गए। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अमित ने मेरी कभी नहीं सुनी। वह कहने लगी, लेकिन मैं तो कमलेश से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर में वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था जो कि मेरे और अमित के बीच हो रहा था। कमलेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेले ही रह चुका हूं, अब मेरे घर तुम क्या आए हो? 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो अमित की मेरे साथ होती थी। जया डिवोर्स मांगने लगी थी। उस रात अमित जब कमरे में आया तो काफी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि अमित, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी। जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज जया को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूं, इन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 60 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब अमित की अक्ल में आई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है?
अमित ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है। वह औरत भी 40 से 50 साल की है और भाइयों के रहमो कर्म पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे खाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूं। कुछ दिनों में ही उससे मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल का काफी हद तक बेहतर हो चुका था। अमित मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की हम पर बेबागी नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किल का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और जिया को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।